27 नवंबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। संविधान दिवस पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। अचानक उनका माइक बंद हो गया, जिस पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता हंगामा करने लगे। राहुल का माइक काफ़ी देर तक बंद रहा। जब ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी माइक बंद कर लो, मैं बोलता रहूँगा। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर से दोहराई। उन्होंने कहा कि देश के टॉप उद्योगपतियों में भी कोई दलित, पिछड़ा या आदिवासी वर्ग से नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान हिंसा की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि जहाँ भी हमारी सरकार जाएगी, हम वहाँ जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर पिछड़े वर्ग को की हिस्सेदारी ज़्यादा है तो उनकी भागीदारी कम क्यों है। आगे कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर अब तक 110 किलोमीटर चल चुके हैं। बातचीत के दौरान बाबा बागेश्वर ने कई मामलों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संविधान में वक्फ बोर्ड बाद में जोड़ा गया है। या तो सनातन बोर्ड बनाया जाए या वक्फ बोर्ड को हटाया जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बॉलीवुड के लोग प्रायोजित तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। उनके खिलाफ हमारा माथा ठनकता है। फिल्मों में कहा जाता है कि हवस का पुजारी, क्यों हवस का मौलाना भी तो हो सकता है, हवस का हाजी भी तो हो सकता है। बाबा भागेश्वर ने कहा कि फिल्मों में प्रायोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ ब्रेन वॉश ना किया जाए। जैसे गुंडे दिखाए जाते हैं जो तिलकधारी होते हैं, और पंडित भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी यूके यात्रा के दौरान लंदन में एनआरआई समूह फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का लंदन में रॉयल नेशनल होटल में आयोजित प्रवासी समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों से संवाद कार्यक्रम में आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस दौरान लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल समेत भारतीय प्रवासी शामिल रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत बदलते दौर का भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, उनका काम करने का तरीका और अपने आप में अलग है। उन्होंने कहा कि यह बात और भी गौरवान्वित करती है कि जब अन्य देशों के द्वारा यह सुना जाए कि दुनिया में कोई नेता तो है नरेंद्र मोदी, और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मतपत्रों के जरिए वोटिंग कराने की पुरानी व्यवस्था शुरू करने संबंधी याचिका आज यानी मंगलवार को खारिज कर दी। साथ ही नेताओं के इस रवैये के प्रति सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि जब लोग हारते हैं तभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से छेड़छाड़ की बात सामने आती है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की। बेंच ने मामले पर टिप्पणी की और कहा, होता यह है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ हो जाती है। पिटीशन में मतपत्र से वोटिंग कराए जाने के अतिरिक्त कई अन्य गाइडलाइन दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव के दौरान वोटरों को धन, शराब या कोई अन्य लालची वस्तुएं बांटते हुए दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक हैरान कर देने वाला दावा किया है। मंगलवार को सीएम ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में सरकारी अधिकारियों को आम आदमी पार्टी के वोटर्स का नाम काटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को लिस्ट सौंपी गई। आने वाले चुनाव को गलत तरीके से जीतने के लिए बीजेपी सरकार लोकतंत्र का हनन करने की तैयारी में है। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी तंत्र के माध्यम से केंद्र दिल्ली वालों के वोट काटने का काम शुरू कर रही है। यह चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसका पहला कदम एलजी द्वारा दिल्ली में 29 एसडीएम और एडीएम को बदलने का आदेश, जो केंद्र और एलजी के हाथ में है। दिल्ली में अब से कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव का आयोजन है। अब चुनाव के ठीक पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दाव खेला है। केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन की सौगात मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब सब रुके हुए काम फिर से शुरू कराए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अभी 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2,000 रुपये महीना दिया जाता है। इसके अलावा 70 से ज़्यादा
70 की उम्र से ज़्यादा बुजुर्गों को 2500 रुपये महीना दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस फैसले को कैबिनेट ने भी पास कर दिया है, यह लागू भी हो गया है। केजरीवाल ने बताया कि पेंशन के लिए 10,000 नई एप्लीकेशंस भी आई हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति को मिली प्रचंड जीत के बाद से ही इस बात पर चर्चा जारी है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जानकारी के मुताबिक सीएम पद को लेकर भाजपा और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। अब सीएम पद पर जारी खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे ने बड़ा फैसला लिया है। शिंदे ने सभी शिवसेना विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लौटने का आदेश दिया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने पार्टी के सभी विधायकों को अगला आदेश मिलते ही दोबारा मुंबई लौटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के डीप फेक के खतरों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों को नामित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लेकर उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि डीफेक से जुड़े मामलों की जांच के लिए 20 नवंबर को एक समिति गठित की गई थी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कहा था कि वह डीप फेक प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों से निपटने और इनका समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने और सरकार को समिति के सदस्यों को 1 सप्ताह के भीतर ही नामित करने का निर्देश दिया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DYI चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के हालिया आरोपों पर जवाब दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरा जवाब बहुत सरल है। क्या किसी एक पक्ष या व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए, या एक पार्टी तय करेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे? क्षमा करें, यह काम मुख्य न्यायाधीश का है। अभी हाल में वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की हार के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने विधायकों की अयोग्यता पर याचिकाओं पर फैसला न करके राज्य में राजनेताओं के मन से कानून का डर खत्म कर दिया। इससे राजनीतिक दल बदल के लिए दरवाजे खुल रहे हैं और बाद में हार हुई। संजय राउत ने कहा था कि इतिहास कभी भी DYI चंद्रचूड़ को माफ नहीं करेगा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत पर तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतनी बार हार मिली है कि उस पीड़ा को वो सह नहीं पा रहे। यह मोदी और नीतीश दोनों की जोड़ी है। एनडीए इसी तरह 2005 में लगातार आरजेडी को हराती रही है और आगे भी हराती रहेगी। लालू प्रसाद जी के परिवार के पास कोई एजेंडा नहीं है। उनके परिवार के लोगों ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें इमामगंज सीट पर एनडीए ने अपना कब्जा बरकरार रखा है, जबकि तरारी रामगढ़ और बेलागंज को महागठबंधन से छीन लिया है। इसे बिहार में महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पर कल तेजस्वी यादव ने कहा था, कुछ सीट पर हार कोई बड़ी बात नहीं है। हाल में लोकसभा चुनाव में हमने इन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को नई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गिफ्ट में मिली है। और लॉरेंस विश्वनोई गैंग से बार बार धमकी मिलने के बाद सांसद को यह गाड़ी उनके एक दोस्त ने गिफ्ट की है। पप्पू यादव ने कहा कि इस गाड़ी को न कोई बम, न कोई गोली, न कोई रॉकेट लॉन्चर और न कोई हैंड ग्रेनेड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांसद ने कहा कि मुझे बार बार धमकी मिल रही है, लेकिन सरकार को मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, पूरे बिहार और पूरे देश को मेरी चिंता है। जब तक मैं इस गाड़ी में रहूँगा तब तक बम धमाके अन्य प्रकार के संभावित हमले से सुरक्षित रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।